दोस्तों, इंडियन सोसाइटी में शादी का बहुत महत्व है। आप सब जानते हैं कि इंडियन सोसाइटी का मैरिज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोसाइटल पिलर है, जो कि इंडियन सोसाइटी के हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स में रिफ्लेक्ट होता है। चाहे वो आपकी अपब्रिंगिंग हो, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे वो आप खुद हो, या फिर आप जब अपने आप को फ्यूचर में देखना चाहते हो। तो इसी कंटेक्स्ट में हम बात करते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बात छिड़ी क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुई थी जब 11 अगस्त 2023 को इंडियन पार्लियामेंट ने 3 बिल पास किए थे। कौन से? आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इन तीनों को हटाकर भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल और भारतीय सुरक्षा संहिता बिल, ये 3 बिल, इस 3 बिलों को पास कर पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया ताकि उसे वो स्क्रूटनाइज कर सके। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और इन 3 बिल्स के बारे में क्या रिलेशन है, अभी समझते हैं। मान लीजिए कि इंडिया में जो कानून अभी लागू होता है वो पार्लियामेंट पहले लॉ बनाती है, फिर उसके बाद वो लॉ इंप्लीमेंट करने के लिए जुडिशरी और पुलिस, ये दोनों कार्य करते हैं। अब अगर ये लॉ ही नहीं है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में आपको कोई पनिशमेंट मिले, इंडियन पार्लियामेंट ने जो पिछले कोई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे उसे ओवरटर्न करते हुए इस नए लॉ में कुछ चेंजेस किए हैं, जहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के बाद आपको क्रिमिनली पनिश भी किया जा सकता है। क्या है ये सारा मामला, ज्ञानकोश की आज के वीडियो में हम देखेंगे। अडल्ट्री एक बहुत बड़ा इशू है किसी भी सोसाइटी का। माने तो वो 2 बुनियादों को हिलाता है, एक तो लव एंड दूसरा ट्रस्ट। ये दोनों चीज़ें लॉयल्टी को रिफ्लेक्ट करती है। अगर ये दोनों चीज़ों की दिक्कत किसी भी रिलेशन में आती है तब वहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये तो एक मैरिज के बाद की बात होगी, लेकिन अडल्ट्री का प्रॉब्लम हमें देखने मिलता है। जब हम बात करते हैं कि क्या चेंजेस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंड की है, अब रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास जो ये पार्लियामेंट ने पास किए गए बिल्स चले गए, तब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने उसे कुछ रिकमेंडेशंस किए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जो होम अफेयर्स की कमेटी आती है उसके अंदर 30 मेंबर्स होते हैं। वो 30 मेंबर्स में से 16 मेंबर्स रूलिंग पार्टी के हैं एंड 14 मेंबर्स जो नॉन रूलिंग पार्टी के हैं। अब देखा जाए तो इनके रिकमेंडेशंस बहुत ही वाजिब होते हैं। ऐसा क्यों कहा जाए? क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का टास्क ही यही होता है कि कोई भी बिल को स्क्रूटिनाइज करे, कोई भी बिल को अच्छे से जांचे, उसे परखे और सोसाइटी के लिए क्या ये लॉज जो बनाए जा रहे हैं पार्लियामेंट के द्वारा ये वायबल है, ये फुल प्रूफ है, या इससे कोई भी डाउट क्रिएट हो पा रहा है। इस तरीके से इसको स्क्रूटनाइज करने के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मान लो अगर ऐसा कोई भी लॉ बना जहां पर सोसाइटी में किसी के लिए वो लॉ जस्ट नहीं है, तो जस्ट लॉ ना होने का मतलब है जस्टिस को ना सर्व करना। अगर जस्टिस सर्व नहीं हो रहा है तो जो पार्लियामेंट लॉ बना रही है उसे वैलिड नहीं माना जाएगा थ्रू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी अनजस्ट लॉ स्ट्रक डाउन करने के लिए पावर होती है। अब हम बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू ऐसे ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट टेकअप करता है टू वैलिडेट एनी लॉ डन बाय पार्लियामेंट। अगर इस तरीके की बात आती है कि जहां पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का रोल कम होता हुआ दिखता है, पिछले कुछ सालों में हम देखते हैं कि बहुत सारे बिल्स ऐसे थे कि जो पास होते ही डायरेक्ट लॉ बन चुके थे। लेकिन लेकिन अगर हम देखें तो पार्लियामेंट ने पास किए हुए लॉ जो पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास गए, उनकी संख्या दर साल घटती जा रही है। ये एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का, क्योंकि इससे ये दर्शाता है पार्लियामेंट की क्रेडिबिलिटी कम होते हुए नजर आ रही है। क्योंकि अगर अनजस्ट लॉज बनेंगे तो उसको साउंड प्रूफ या फुल प्रूफ करने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम बात करें पर्टिकुलर केस की जो जोसेफ शाइन इनकी है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये फॉरेनर थे जो केरला में रहते थे और ही हैव फाइल्ड अ पिटिशन इन आर्टिकल 32 कि भाई मुझे जो अडल्ट्री लॉज है
जो सेक्शन 497 के अंदर बुक किया जाता है, उसके अगेंस्ट ये पिटिशन फाइल की गई थी। और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा कि जो सेक्शन 497 है उसे पार्शली स्ट्रक डाउन किया जाए और हमेशा हमेशा के लिए अडल्ट्री के लिए और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए जो भी लॉज है जो वुमन को सप्रेस कर रहे हैं उसको इक्वल स्टेटस नहीं दे रहे हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा भला? ऐसा इसीलिए कहा गया क्योंकि जब भी मैरिज हो रहा है तो मेल एंड फीमेल दोनों इन्वॉल्व है। अगर मान लो मेल किसी भी दूसरे हस्बैंड की वाइफ के साथ इन्वॉल्व होता है या फिर सेक्सुअली इन्वॉल्व होता है, तब ये राइट सिर्फ उस वाइफ के मेल को ही होता है टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट दैट मेल। लेकिन यहां पर वुमन को दुय्यम दर्जा दिया जा रहा था। इसी कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को अनइक्वल होते हुए इस बेसिस पर इसे खारिज कर दिया था। अगर हम देखें तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, जब नए पार्लियामेंट्री कमिटीज ने ये रेकमेंड किया कि ये लॉ मेल और फीमेल के लिए इक्वली होना चाहिए, इसी वजह से उससे जेंडर न्यूट्रल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम जेंडर न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं तो इंडिया में आप देखेंगे कि जो सारे लॉज है वो वुमेन को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, लेकिन उसी के साथ साथ मेल के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचता है कि अगर वो कभी दिक्कत में पड़ जाए या फिर फॉल्स एलिगेशन उन पर हो जाए तो वो कहीं पर भी जा नहीं पाते। इसी को कहते हैं वुमेन बायस लॉज। और बहुत सारी कम्युनिटीज़ एंड बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का ऐसा मानना आया है कि वुमेन को स्ट्रांग बनाने के लिए तो आप लॉज ज़रूर बनाइए, लेकिन अगर वो लॉज मेल को सप्रेस करने के लिए हो रहे हैं तो दोज आर नॉट गुड साइंस फॉर इंडियन जुडिशरी या इंडियन लीगल सिस्टम। इसी वजह से जेंडर न्यूट्रल लॉज को प्रमोट करना एक बहुत पॉजिटिव स्टेप रहेगा। अगर ये बात की जाए तो आर्टिकल 32 के अंदर जो रिट पिटिशन फाइल की गई थी बाय जोसेफ साइन, ये दर्शाता है कि किस तरीके से इवन मेल एंड फीमेल को इक्वली स्टेटस मिलना चाहिए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन किया था तब उस टाइम के सीजीआई परहैप्स मिस्ड कि ये लॉ वुमन को सप्रेस जरूर कर रहा है, लेकिन ये लॉ जेंडर न्यूट्रल भी बन सकता था। उसी समय पर जब ये प्रोविजंस सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किए थे तभी जेंडर न्यूट्रल का सजेशन आना चाहिए था। लेकिन नेवरदलेस आगे जाकर अगर इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ डेवलपमेंट होती है जिसके कारण बहुत ज़्यादा जेंडर न्यूट्रल लॉज आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से मैरिज का एक सैक्रोसेंट इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ रहा है, मैरिज इंडियन सोसाइटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। जब हम बात करते हैं पिलर्स की तो इंडियन सोसाइटी में मैरिज से फैमिली सिस्टम डिराइव होती है। आपकी कुटुंब, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेशंस, आपके रिलेटिव्स, आपका फ्यूचर, आपके बच्चे, ये सारी कुछ चीज़ें मैरिज सिस्टम से डिराइव होती है। लेकिन हमारे सोसाइटी में हमें ये भी देखना होगा कि मैरिज सिस्टम में ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का प्रॉब्लम क्यों और किस वजह से आ रहा है। एक तो जॉब्स या फिर इस तरीके का ट्रस्ट डेफिसिट जहां पर पति पत्नी एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं या फिर बहुत ही कम बातचीत होती है। लेकिन इस सब का सोल्यूशन म्यूचुअली बैठकर बात कर कर हो सकता है। आई होप आप सबको ये वीडियो ज्ञान कोश की अच्छी लगी होगी। कोई भी आपके सजेशंस होंगे प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट बिलो।